बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS ज़रा हट के। तो हमारा फाइनल प्रोप आ रहा है और उसके लिए इंटरनल मेडिसिन के जो मोस्ट कॉमनली टेस्टेड टॉपिक्स है उनको हम ACQ स्टाइल में डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन उसकी कैसी होती है उस स्पेसिफिक डिजीज़ की, और फिर उसको हम डायग्नोस कर सकें ताकि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो वहाँ पे सिनेरियो होगा उससे, और उसके बाद उसके लिए उसके डिफरेंशियल्स क्या है और उस डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन करते हो और हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो कार्डियोवैस्कुलर जो डिसीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन जो है उसमें मोस्ट कॉमनली टेस्टेड जो टॉपिक है वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में दो टॉपिक्स आते हैं मेनली, एक क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना जिसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी बोलते हैं, और दूसरा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जिसमें अनस्टेबल एंजाइना, नॉन स्टेमी और स्टेमी आते हैं। असल में ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है यहीं बढ़ के अनस्टेबल एंजाइना और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तक जा सकता है। तो इनके रिस्क फैक्टर्स सेम, इनकी पैथोलॉजी नियरली सेम है, लेकिन इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डिफरेंट है और इनकी मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन इसके लिए हम डिफरेंट करते हैं, डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं। उसकी वजह असल में सीवियरिटी का फ़र्क है। ठीक है, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है वो आपको पता है कि मोस्ट कॉमनली वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है कोरोनरी आर्टरी ये में ल्यूमेन जो है वो उसको डिक्रीज़ करेगा, प्लॉक बनेगा, वो स्टेनोस करेगा। ठीक है, जब स्टेनोसिस करेगा तो ब्लड सप्लाई आगे डिक्रीज़ होगी और आगे इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया अगर है और इरिवर्सिबल इंजरी है तो वो अनस्टेबल एंजाइना चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। स्टेबल एंजाइना चेस्ट पेन विथ एक्सर्शन और रिलीफ बाय रेस्ट इस तरह प्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर वो जो प्लेक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लॉक बना है अगर वो रप्चर हो जाए, थोड़ा सा रप्चर हो जाए, वहाँ पे प्लेटलेट एक्टिवेशन होगी और प्लेटलेट जो ब्लॉक है प्लेटलेट थ्रोम्बाई बनेंगे, वहाँ पे थ्रोम्बस बनेगा और वो एम्बोलाइज करके आगे जाके अगर पार्शल ओक्लूड करता है तो वो अनस्टेबल एंजाइना के साथ प्रेजेंट करेगा। और अगर वो थ्रोम्बस बड़ा बने और वो कंप्लीट उसको ओक्लूड करे तो आगे सेल डेथ होगी। ठीक है, आगे जो एरिया है वहाँ पे नेक्रोसिस होगी और वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के साथ प्रेजेंट करेगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन या नॉन एलिवेशन। ठीक है, और सेल डेथ होगी, उसमें सेल के अंदर से जो एंजाइम्स है ट्रोपोनिन, IC-KMB वगैरह ब्लड में लीक आउट करेंगे जो हम इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और अनस्टेबल एंजाइना को डिफ्रेंशिएट करने के लिए 4 घंटे के बाद वो ब्लड में आएंगे। तो अभी चले स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, उसके रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में ही वो रिस्क फैक्टर्स आते हैं और उसके डिफरेंशियल्स, उसके साथ जो है इन्वेस्टिगेशंस और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो देखेंगे। तो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना का जो पेशेंट है वो प्रेजेंट करेगा सबस्टर्नल चेस्ट पेन के साथ। ठीक है, विद एक्सर्शन उसका चेस्ट पेन होगा, मसल के तो वो एक्सरसाइज करेगा या कुछ करेगा, एक्सर्शन होगी, वहाँ पे स्ट्रेस होगा तो वो चेस्ट पेन स्टार्ट होगा और रिलीफ होगा रेस्ट करने से। ये डिफिनीशन है टिपिकल एंजाइना की। ठीक है, कि विद चेस्ट पेन विद एक्सर्शन, और उसकी क्वालिटी चेस्ट पेन, कार्डियक चेस्ट पेन, इस्कीमिक चेस्ट पेन जो है वो पोजिशनल नहीं होता है। ठीक है, मतलब इस्कीमिक जो कार्डियक पेन है, इस्कीमिक चेस्ट पेन जो है वो पोजिशनल नहीं होता है। उसका मतलब यह है कि पोजीशन के साथ उसका रिलीफ या पोजीशन के साथ ज़्यादा नहीं होता है। पेरिकार्डाइटिस का जो पेन है वो पोजिशनल होता है। मिसाल के तौर पर वो अगर पीछे लेट जाता है तो पेरिकार्डियम स्ट्रेच होता है, और पेरिकार्डाइटिस में पेरिकार्डियम इन्फ्लेम्ड हुआ तो स्ट्रेच की वजह से वो पेन बढ़ जाता है। अच्छा, प्लूरिटिक कहते हैं इंस्पायरेशन के साथ अगर पेन बढ़ जाए वो प्लूरिटिक पेन कहलाता है, और रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से जो चेस्ट पेन होता है वो प्लूरिटिक होता है, इंस्पायरेशन के साथ बढ़ता है, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह, नमोनिया। अच्छा, टेंडर नहीं होता है। इस्कीमिक जो पेन है ये कोरोनिक स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सब का जो चेस्ट पेन है वो इस्कीमिक कार्डियक पेन कहलाएगा, और वो जो है वो पोजिशनल नहीं होगा, प्लूरिटिक नहीं होगा, टेंडर नहीं होगा। टेंडर क्या है, मतलब हाथ अगर आप प्रेस करते हो तो उसका पेन बढ़ेगा अगर टेंडर है तो, और वो आपको आएगा चेस्ट वॉल से। ठीक है, कोई उसमें रिप में प्रॉब्लम हो सकता है, मस्कुलोस्केलेटल कोई प्रॉब्लम हो सकता है चेस्ट वॉल का, इसलिए वो टेंडर पेन होगा। तो इस्कीमिक पेन, इस्कीमिक जो पेन है वो पोजिशनल नहीं होता है, प्लूरिटिक नहीं होता है और टेंडर नहीं होता। अगर सिनेरियो में वो चेस्ट पेन पोजिशनल है, प्लूरिटिक है या टेंडर है तो वो इस्कीमिक पेन नहीं है, वो स्टेबल एंजाइना नहीं है, अनस्टेबल एंजाइना नहीं है। ठीक है, तो स्टेबल एंजाइना किस तरह प्रेजेंट करेगा, चेस्ट पेन जो प्लूरिटिक नहीं है,
टेंडर नहीं है, पोजिशनल नहीं है, ठीक है, सबस्टर्नल है, और उसकी क्वालिटी क्या है, स्क्वीजिंग प्रेशर, लाइक जैसे उसके ऊपर कोई वजनी चीज़ रखी गई हो, इस तरह का पेन होगा, ठीक है। लेकिन हमारे सिनेरियो में चेस्ट पेन विद एक्सर्शन रिलीफ विद रेस्ट के साथ जब आ जाए और उसे 3 महीने से एपिसोड्स होंगे, इस तरह आएगा हमारे सिनेरियो में, और रिलीफ्ड विद रेस्ट या रिलीफ विद नाइट्रोग्लिसरीन होगा, ठीक है। तो ये क्रोनिक स्टेबल एंजाइना होगा, और ईसीजी वहाँ पे दिया गया होगा, नॉर्मल होगा क्रोनिक स्टेबल एंजाइना में। लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर्स हम देखेंगे कि उस बंदे में रिस्क फैक्टर्स गिवन होंगे। जैसे रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। रिस्क फैक्टर्स जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए है, यहीं कोई आगे रिस्क फैक्टर्स है आपके अनस्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए, और ये रिस्क फैक्टर्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें रिस्क फैक्टर्स आ जाएंगे तो बाद में हम मैनेजमेंट में रिस्क फैक्टर्स को ही मॉडिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। तो रिस्क फैक्टर्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स वही होंगे जो एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या थे। एक तो ये एज है, एज के साथ जो है वहाँ पे स्ट्रेस होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस होती जाएगी, ठीक है। दूसरा मेल सेक्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क फैक्टर किस तरह है। फीमेल्स जो है उनमें एस्ट्रोजन होता है, स्पेशली उन फीमेल्स में है जो है प्रीमिनोपॉजल जो फीमेल्स है, पोस्ट मिनोपॉजल फीमेल्स नहीं, प्रीमिनोपॉजल फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है जो कि प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट एथेरोस्क्लेरोसिस। किस तरह प्रोटेक्टिव है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट करता था एलडीएल, जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक जिस एरिया में हो रही है एंडोथेलियम डैमेज हुआ वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट होती है, वहाँ पे एलडीएल जाके एक्यूमुलेट होता है और लिपिड पर ऑक्सीडेशन से वहाँ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है ना। वो जो है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल असल में उस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को वहाँ से पिक करता है, उस जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो रही है वहाँ से पिक करता है, उसको वापस लीवर में लेके जाता है, उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। इसलिए फीमेल जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं अगेंस्ट एथेरोस्क्लेरोटिक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। मेल जो है वो प्रेडिस्पोज होता है क्योंकि एस्ट्रोजन नहीं होता है, एचडीएल उनमें कम होता है। अच्छा, उसके बाद है हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया और डायबिटीज़। हाइपरटेंशन किस तरीके से रिस्क फैक्टर है। हाइपरटेंशन जो है शेयर स्ट्रेस की वजह से एंडोथेलियम को, ब्लड वेसल की एंडोथेलियम को इंजर करता है, तो वहीं से स्टार्ट होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और हाइपरलिपिडेमिया कैसे, हाइपरलिपिडेमिया में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मेनली, ठीक है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एथेरोस्क्लेरोसिस की पैथोजेनेसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है लिपिड पर ऑक्सीडेशन के थ्रू, इसलिए हाइपरलिपिडेमिया रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। और अब आ गया डायबिटीज़। डायबिटीज़ में ग्लूकोज जो है बहुत ज़्यादा होता है आपके ब्लड में, तो ग्लूकोज क्या करेगा, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसिलेशन करेगा, तो प्रोटीन्स के फंक्शन चेंज करता है एंडोथेलियम में और साथ में प्रीडिस्पोज करता है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। तो इसलिए डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और डिसलिपिडेमिया या हाइपरलिपिडेमिया जिसे जो भी आप कहें, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में, इन्हीं को हम मॉडिफाई करेंगे। तो जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी उसमें एक एजिड बंदा होगा, मेल होगा मोस्ट कॉमनली, और उसकी हिस्ट्री में हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, डायबिटीज़ कुछ ना कुछ इनमें से दिया गया होगा। ओबेसिटी भी रिस्क फैक्टर है, ओबीस जो बंदा होता है उसमें हाइपरटेंशन भी होता है, डायबिटीज़ भी होता है मोस्ट कॉमनली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसमें, और डिसलिपिडीमिया की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ओबेसिटी खुद जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स भी बोलते हैं, सारे जब साथ हो तो ये जो है रिस्क फैक्टर होता है आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए, ठीक है। और फैमिली हिस्ट्री, ये इसलिए कि फैमिली हिस्ट्री में ये मतलब अंग्रेज़ों वाली फैमिली, हमारी वाली फैमिली नहीं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन, ये आते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में। इनमें अगर किसी में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है और मेल जो है लेस देन 55 और फीमेल्स लेस देन 65, अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की हिस्ट्री है तो और आप ये कह सकते हो कि ये एक रिस्क फैक्टर है इस बंदे में होने की, क्योंकि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगी इसकी भी। अच्छा, उसके अलावा स्मोकिंग जो सिगरेट है उसके स्मोक में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए रिस्क फैक्टर है, वो भी ब्लड वेसल में एंडोथेलियम को इंजर करते हैं। तो ये मेन रिस्क फैक्टर्स है, ये हमें पता होना ज़रूरी है। क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन हमें दी गई होगी, जैसे मैं एक रीड करता हूँ, यहाँ पे पास्ट पेपर का सिनेरियो है, इसमें जैसे कि 65-year-old मैन प्रेजेंटेड विद सबस्टर्नल चेस्ट पेन दैट ओकर विद एक्सर्शन एंड रिलीफ विद occurred with exertion and relief with rest substernal chest pain। ये टिपिकल एंजाइना की, स्टेबल एंजाइना, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना की प्रेजेंटेशन होगी। अगर मिनिमल एक्सर्शन के साथ या नॉट एक्सर्शन एट रेस्ट के साथ हो तो वो अनस्टेबल एंजाइना या नॉन स्टेमी हो सकता है, ठीक है, उसे एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम में आप डाल दोगे। तो एक्सर्शन के साथ हो और रिलीफ बाय रेस्ट हो, और ये कह रहा है कि ही हैज़
इज़ बीन हैविंग दिस ऑन एंड ऑफ है, ठीक है, फॉर लास्ट 3 मंथ्स, 3 महीने से इसको इस तरह हो रहा है। मतलब ये क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना इसलिए क्योंकि ये क्रॉनिक है, एपिसोड से एक्सर्शन के साथ होता है, रिलीफ्ड विद रेस्ट है, इस तरह प्रेजेंट करेगा, ठीक है। और 3 दिन पहले इसे फिर हुआ है, बस के पीछे भागने पे, ठीक है। ही हैज़ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ और ही इज़ आल्सो ओबेस कह दिया है, और ईसीजी जो है नॉर्मल है। अब उसने पूछा है डायग्नोसिस क्या है। अच्छा, कंफर्म कैसे करोगे डायग्नोसिस और उसे मैनेज कैसे करोगे, ये पूछा। अच्छा, सबस्टर्नल चेस्ट पेन विद एक्सर्शन एंड रिलीफ विद रेस्ट, ये क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना की प्रेजेंटेशन होगी मेनली। अच्छा, और कौन से कंडीशन है, कार्डियक कंडीशन जो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, एक्सर्शनल चेस्ट पेन और रिलीफ बाय रेस्ट, वो एक है एओर्टिक स्टेनोसिस और दूसरा है हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट जो है वो एज से आपको पता चलेगा, एज उसका कम होगा, 20 से 30 साल तक का बंदा होगा, एथलेटिक होगा, और उसको आप अगर उसका रेट करें कार्डियक एग्जामिनेशन में, तो उसके बेस पे यहाँ पे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस एस में और क्या कहते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस वाला क्रूशेंडो डी क्रूशेंडो मरमर ही सुनाई देगा, और एओर्टिक स्टेनोसिस में भी सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड में आपको क्रूशेंडो डी क्रूशेंडो सिस्टोलिक मरमर सुनाई देगा। इस तरह आप उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और एओर्टिक स्टेनोसिस का पेशेंट जो है वो बुज़ुर्ग हो सकता है, मतलब 60-70 प्लस हो सकता है। अच्छा, अभी ये हो गई हमारी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर ये इस तरह आ जाए कि सबस्टर्नल चेस्ट पेन है, ठीक है, एक्सर्शन के साथ होता है और रिलीफ बाय रेस्ट या नाइट्रोग्लिसरीन है, और वो क्लिनिकल जो सिनेरियो है उसमें पेशेंट में अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स पॉजिटिव है, जैसे उसमें डिसलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री या एजिड है, मेल है, ये ही रिस्क फैक्टर्स है, तो हम उसे कहेंगे कि डायग्नोज करेंगे कि इसे क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है। अच्छा, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना रिलीफ्ड विद रेस्ट, रिलीफ्ड विद नाइट्रोग्लिसरीन होगा, ईसीजी नॉर्मल दिया गया होगा, ठीक है। अगर अभी हो रहा है, अभी बैठा है आपके सामने, वो कहे कि उसे अभी चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना नहीं, वो अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। अच्छा, या अगर मिनिमल एक्सर्शन के साथ है तो वो फिर आप उसे क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना डायग्नोज नहीं करोगे, बल्कि क्या कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना की तरफ जाओगे, ठीक है। अब अगर आपने इसे डायग्नोज किया कि ये क्रोनिक आर्टरी डिजीज़ है या क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन, अब ईसीजी तो इसमें नॉर्मल होती है, इन्वेस्टिगेशन में तो एक हमने ये करना है कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स है इसके लिए हमने इन्वेस्टिगेशंस कराने, क्योंकि ये बंदा नॉर्मल होता है, इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, तो आप इसका लिपिड प्रोफाइल करोगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में आप उसका डायबिटीज़ वाला चेक करोगे, हीमोग्लोबिन A1C देखोगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर वगैरह देखना पड़ेगा, वो इन्वेस्टिगेशन में तो नहीं आएगा, वो आप फिजिकल एग्जामिनेशन में ही देख चुको ओके, ताकि आपको पता चले कि इसमें आपने क्या क्या मैनेज करना है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस में आप एक कंप्लीट ब्लड सेल काउंट कराओगे, उससे आपको पता चलेगा कि एनीमिया तो नहीं है, क्योंकि एनीमिया से क्या होगा, एनीमिया में आपको पता है एनीमिया काज है एक हाइपोक्सिया का, तो उससे भी आपका मायोकार्डियल इस्कीमिया की ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एनीमिया की वजह से तो नहीं है, ताकि आप एनीमिया को भी करेक्ट करोगे, क्योंकि एनीमिया से भी ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, अभी अभी ये जो मेन इन्वेस्टिगेशन है इसका कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, वो है एक्सरसाइज सिट्रस टेस्ट, ठीक है। एक्सरसाइज सिट्रस टेस्ट में हम ऐसे करते हैं कि एक्सरसाइज कराते हैं, ट्रेडमिल के ऊपर पेशेंट को चढ़ा देते हैं, ठीक है, वो उस पर एक्सर्शन करता है, भागेगा या रनिंग करेगा, और मैक्सिमम हार्ट रेट जो है उसकी, मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होती है, मैक्सिमम हार्ट रेट आप उस पेशेंट 220 माइनस पेशेंट की एज करोगे तो वो मैक्सिमम हार्ट रेट है, ठीक है। अब आपने ट्रेडमिल पे उसे कितना एक्सर्शन तक ले जाना है, एक्सर्शन आपने तब तक ले जाना है कि उसका हार्ट रेट जो है वो मैक्सिमम हार्ट रेट के 85% तक गया हो, तब आप देखोगे ईसीजी में क्या चेंजेस है। मतलब ट्रेडमिल पे वो चल रहा होगा, साथ में उसके ऊपर ईसीजी लीड्स लगे होंगे, और ईसीजी आप एक पहले ईसीजी लोगे और एक उस पर एक्सर्शन करोगे, ठीक है। और फिर आप ईसीजी पे देख रहे होते हो कि वहाँ पे एसटी सेगमेंट एंड चेंजेस तो नहीं आ रहे। एसटी सेगमेंट चेंजेस हम इस्कीमिया के लिए देखते हैं। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन अगर आ गया, अभी देखें एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट करने के लिए पहले तो ये होगा कि हमारा पेशेंट एक्सरसाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर एक्सरसाइज कर सकता है तो सही है, और फिर दूसरा हम देखेंगे कि उसमें ईसीजी चेंजेस पहले से कोई ईसीजी चेंजेस तो है तो नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा है जो जैसे हाइपरटेंशन है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है तो ईसीजी पे उस पर पहले से ही चेंजेस हुए होंगे, तो ईसीजी पे चेंजेस हो या बंदा एक्सरसाइज नहीं कर सकता हो तो हम एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
अगर ये दोनों चीज़ें क्रोनिक स्टेबल एंजाइना तो हमने डायग्नोस किया है, अब कंफर्मेशन के लिए हम जा रहे हैं। क्रोनिक स्टेबल एंजाइना जो है उसकी कंफर्मेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज टेस्ट स्ट्रेस टेस्ट के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक पेशेंट एक्सरसाइज कर सकता है और दूसरा वो जो बंदा है उसकी ईसीजी, बेसलाइन ईसीजी जो है वो नॉर्मल हो। अगर पहले से ईसीजी में चेंजेस है तो हम वो नहीं करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज अगर नहीं कर सकता, ईसीजी नॉर्मल है, तो हम करते हैं फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट। फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट में हम ऐसे करते हैं कि एक्सर्शन कराते हैं हार्ट पे, वो फार्माकोलॉजिकली, जैसे हम उसको डोब्यूटामीन देते हैं, ठीक है। डोब्यूटामीन हार्ट रेट बढ़ा देता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देता है, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो आपको, और हार्ट रेट वहाँ पे आपको पता चलेगा हाई होगा, तो वहाँ पे हमें एसटी चेंजेस हमें नज़र आएंगी, तो उससे हमें पता चलेगा कि इसमें क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है कि नहीं है, ठीक है। और अगर अब डोब्यूटामीन के अलावा हम डायप्रामाडोल और एडिनोसिन से भी करा सकते हैं। डायप्रामाडोल और एडिनोसिन कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करती है। अब कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करके कैसे एक्सर्शन करती है, इस फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है कोरोनरी स्टील सिंड्रोम, एक फेनोमेना है वो एक्सप्लेन करता है इस प्रोसेस को। अभी कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे लेट्स से एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से स्टीनोस है, तो नॉर्मली उसके आगे जो जहाँ पे इस्कीमिक एरिया है वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डायलेट हुई होती है ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए। अब आपने उसे बाहर से एडिनोसिन या डायप्रामाडोल दिया, तो दूसरे जो नॉर्मल कोरोनरी आर्टरीज है इसके साथ, इस स्टेनोसिस से पहले वाले और इसके साथ जो निकल रहे हैं वो ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं, तो आगे ब्लड नहीं जाता है, ब्लड इन में चला जाता है, स्टेनोसिस से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आगे जो इस्कीमिक एरिया है उसमें इस्कीमिया बढ़ जाता है। इसे कहते हैं कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। और ये दोनों ड्रग इस तरीके से स्ट्रेस करते हैं। अगर बंदा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस का बंदा है या रिसेंट कोई सर्जरी हुई है, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है, बिल्कुल भाग ही नहीं सकता, उसे पेन हो रहा है नीचे, या कोई भी वजह है जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो हम फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट के लिए हम डोब्यूटामीन जो बीटा एगोनिस्ट है, या डायप्रामाडोल और एडिनोसिन जो कोरोनरी स्टील सिंड्रोम के थ्रू एक्सर्शन करते हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर बंदा जो है वो उसका ईसीजी में प्रॉब्लम है, ईसीजी बेसलाइन ईसीजी में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है पहले से, या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, कोई भी एसटी से सेगमेंट में कोई चेंज है, ईसीजी पे बेस लाइन ईसीजी नॉर्मल नहीं है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसमें न्यूक्लियर इमेजिंग करते हैं। न्यूक्लियर इमेजिंग में यह होता है कि थैलियम एक चीज़ है, वो आप समझे कि पोटेशियम का एनालॉग है, ठीक है। उसका एक देखते हैं, बाहर से इमेज लेते हैं बेस लाइन, तो हार्ट में हमें पता चलता है, ठीक है, एक इमेज आता है, और बाद में थैलियम देते हैं, तो थैलियम अपटेक जो है स्ट्रेस के बाद थैलियम देते हैं, तो वो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से जहाँ पे इस्कीमिया है वहाँ पे थैलियम अपटेक डिक्रीज हमें शो हो रहा होता है। थैलियम पोटेशियम का एनालॉग है। तो ये हो गया, पहले हमने क्या करना है, स्ट्रेस टेस्ट कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। एक तो नॉर्मल जो स्ट्रेस टेस्ट है, ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट जिसको बोलते हैं, दूसरा है फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट, और तीसरा है न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट। ऐसा अगर बिल्कुल नॉर्मल बंदा एक्सरसाइज भी कर सकता है, ईसीजी भी नॉर्मल है, तो उसे हम ट्रेडमिल पे भगाएंगे और एक्सर्शन करेंगे और उस तरह स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। अगर भाग नहीं सकता है, मतलब ट्रेडमिल में एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, तो हम फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। या अगर बेस लाइन ईसीजी में प्रॉब्लम है तो हम फिर न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट करेंगे जिसमें थैलियम यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर क्या कहते हैं, ये जो एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट के बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट के बाद हमें पता चलेगा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अगर है तो हम उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले जा सकते हैं, या हम इस तरह कर सकते हैं कि कोरोनरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी होगी, उससे हमें पता चलता है कि कितनी स्टेनोसिस है, ठीक है। या उससे हम वो हटा भी सकते हैं, स्टंट वहाँ पे प्लेस भी करते हैं। लेकिन यहाँ तक करने के बाद आप ये भी लिख सकते हैं हम, मतलब इन्वेस्टिगेशंस में ना, कि परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करके कोरोनरी एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये करते नहीं है, मैनेजमेंट करते हैं, मेडिकली मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर मैनेजमेंट से, ट्रीटमेंट से, मैक्सिमल ट्रीटमेंट से भी क्रोनिक स्टेबल एंजाइना है वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फिर परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करते हैं। तो चले मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं कि मैनेजमेंट हम इसकी कैसे करेंगे।
तो मैनेजमेंट में पहले तो ये है कि रिस्क फैक्टर्स जो है उसको हम मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स जो हमने देखे थे उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करने का भी दो तरीका है। एक तो आप उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस कराओगे। जैसे रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या थे? रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास हाइपरटेंशन था, ठीक है, डिसलिपिडीमिया था, ठीक है, और डायबिटीज़ था, ठीक है। अब हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्मोकिंग, इनको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी इन सब रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर उसे डेली एक्सरसाइज करने का बोले, ठीक है, और उसकी फूड में फैट जो अनसेचुरेटेड फैट है, सेचुरेटेड फैट अपटेक उसका डिक्रीज़ कराए, साल्ट इंटेक डिक्रीज़ कराए, ये वाली चीज़ आएंगी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिससे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी और स्मोकिंग सेसेशन वगैरह उसमें लाओगे। और इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को हम मेडिकली भी मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमने इन्वेस्टिगेशंस में सीबीसी कराया था एनीमिया चेक करने के लिए, साथ में हमने डिसलिपिडीमिया के लिए लिपिड प्रोफाइल कराया था और हीमोग्लोबिन A1C कराया था। उससे हमें पता चलेगा कि क्या कंडीशन है, ठीक है। और उसी हिसाब से हम इधर उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल करेंगे, ग्लूकोज डायबिटिक अगर है, ठीक है, हाइपरटेंसिव है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। अच्छा, और साथ में क्या कहते हैं, उसके डिसलिपिडीमिया है तो उसको लिपिड के अगेंस्ट रख देंगे, स्टेटिन्स मोस्ट कॉमनली देते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन इसके इन्वेस्टिगेशन में आएगा मोस्टली, ठीक है, जिसमें लिपिड मैनेजमेंट करेंगे, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट करेंगे, डायबिटिक मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, वेट मैनेजमेंट करेंगे, वेट लॉस एक्सरसाइज वगैरह, स्मोकिंग सेसेशन करेंगे, ठीक है। अल्कोहल कंजम्पशन वगैरह हमारे यहाँ तो होती नहीं है, अगर कर रहा है तो उसे बोलेंगे कि अल्कोहल वगैरह कम कर। अच्छा, अभी ट्रीटमेंट पे एंजाइनल जो ट्रीटमेंट है, एक्यूट एंजाइना, जो उसे एक्सर्शन के साथ चेस्ट पेन हो रहा है और रिलीफ बाय रेस्ट हो रहा है, ठीक है, और इसके जब एपिसोड्स हो तो उसको एक्यूटली कैसे ट्रीट करेंगे? एक्यूटली नाइट्रोग्लिसरीन उसको देंगे, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, जिससे वो ठीक हो जाता है, या रेस्ट से भी ठीक होता है अगर सीवियर नहीं है तो। उसके अलावा अब सब पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आपने डायग्नोस की कि इसमें बंदे में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो एंटी एंजाइनल ड्रग में आप तो नाइट्रोग्लिसरीन देते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी नाइट्रोग्लिसरीन उसको दे सकते हो कि एक्सर्शनल एपिसोड्स में एज नीडेड नाइट्रोग्लिसरीन वो यूज़ करे। उसके अलावा आप देते हो उसको बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स देते हो। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? बीटा ब्लॉकर्स ऑक्सीजन डिमांड जो है मायोकार्डियम की वो डिक्रीज़ करते हैं बाय डिक्रीजिंग हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। एक तो नाइट्रोग्लिसरीन देना है, दूसरा क्या करना है? बीटा ब्लॉकर्स देना है। हम ये लिखेंगे आंसर में, हम देंगे कहाँ भी। अच्छा, उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हम दे सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, नाइट्रोग्लिसरीन, ये एंटी एंजाइनल के तौर पर हम यूज़ करते हैं। इनके साथ हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वाले पेशेंट को एस्पिरिन पे डालना है, ठीक है। अभी इधर पास पेपर वाले ने भी इसी तरीके से लिखा है, एंटी एंजाइनल ड्रग देना है जिसमें बीटा ब्लॉकर्स है, नाइट्रेट्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, ठीक है। और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हमने देना है। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्यों दे रहे हैं? एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसमें ससेप्टेबिलिटी तो है अनस्टेबल एंजाइना और फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हो जा सकता है, इसलिए हम उसे पहले ही एंटी प्लेटलेट्स पे रखेंगे, एस्पिरिन और क्लोपिड्रोगिल देंगे। और लिपिड लवरिंग मस्ट है, स्टेटिन देना है, हाई डोज स्टेटिन देना है, अनटिल अनलेस कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो, उसमें मायोपैथी वगैरह है फिर हम नहीं देंगे। लेकिन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, अच्छा, एस्पिरिन क्या नाम है, एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर्स और स्टेटिन जो है ये अनस्टेबल एंजाइना में हमने देना, और बाद में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद भी अगर कोई बच गया तो उसको देना खामखा ज़रूरी होता है। और अगर मैक्सिमम मेडिकल मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अनसेस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन हमने दिया है, बीटा ब्लॉकर्स वो यूज़ कर रहा है, मैक्सिमम मेडिकल मैनेजमेंट के बाद भी अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हो रहा है, तो हम उसको फिर परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन की तरफ लेके जाएंगे। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन में हम वही एंजियोग्राफी करेंगे, पहले देखेंगे, उससे हम मैनेजमेंट फिर प्लान करेंगे कि कितना वो है। अच्छा, अगर एक 3 वेसल्स में स्टेनोसिस है, एथेरोस्क्लेरोटिक, तो फिर इससे काम नहीं होता परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन से, हम बल्कि कैबेज में जाते हैं, जिसे वो पूरा खोल के जो करते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईग्राफ्ट सर्जरी जो होती है वो सर्जरी करेंगे, कैबेज वाली सर्जरी। अगर 3 वेसल डिजीज़ है या लेफ्ट एंटीरियल जो डिसेंडिंग आर्टरी है मेन, उसमें ब्लॉकेज ज़्यादा है, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद मतलब सर्वाइवर है, जो उसने वेंट्रिकुलर एरिथमिया वगैरह सर्वाइव किया हुआ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का बंदा है, तो उसमें फिर कैबेज करते हैं, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, और उसके बाद कैबेज। अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर वो अल्लाह को प्यारा होगा। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है
ये इंशाल्लाह हम मतलब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पेपर में अगर आ जाए तो हम डायग्नोज कर सकेंगे। और इन्वेस्टिगेशंस इसकी क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की मेन एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट है। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है तो हम क्या कहते हैं फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। अगर फार्माकोलॉजिकल अगर ईसीजी बेसलाइन ईसीजी में अगर प्रॉब्लम है तो हम फिर न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। और उससे असर, और एक और चीज़, ये एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट जो है इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो अमेरिकन कार्डियक एसोसिएशन है इनकी तरफ से तो गाइडलाइंस ये है कि पहले तुम प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी देखोगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ। जब पेशेंट आएगा तो प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी अगर इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करना है, जिससे आप कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करोगे और साथ में वहाँ पे स्टेंट लगा दोगे। और अगर बहुत ज़्यादा लो है तो भी एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट नहीं करना, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। इंटरमीडिएट है तो पहले इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, लेकिन हम पेपर में ये नहीं करेंगे। अगर मैनेजमेंट पूछे तो हो सकता है हम इस तरह कर सकते हैं कि हम कहें कि प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी देखेंगे, अगर 10 तक है तो लो है, उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसे डिस्चार्ज करेंगे, भेजेंगे घर भेजेंगे। अगर इंटरमीडिएट है तो हम उसे एस्प्रिन देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन एसडीडी देंगे, और उसको क्या कहते हैं इसके लिए एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट के लिए लाएंगे, ठीक है। और अगर हाई है तो एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करना है। ये अमेरिकन कार्डियक एसोसिएशन की गाइडलाइंस है। अगर मैनेजमेंट हमसे पूछे डायग्नोसिस के बाद तो हम इसे लिख के फिर आगे एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट और फिर वो वाली चीज़ें कर सकते हैं कि एक्सरसाइज अगर नहीं कर सकते तो फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट, और अगर बेस लाइन ईसीजी में प्रॉब्लम है तो हम वो वाला काम करेंगे, क्या नाम है, न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, होप ये हेल्पफुल होगा आपको। इसकी से रिलेटेड जो सिनेरियो है पास पेपर का रीड कर लें, और इंशाल्लाह हम फिर आगे और टॉपिक्स करेंगे, क्योंकि वगैरह। अल्लाह।